जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कि हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज हमको डिस्कस करना है मनुष्य में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में। क्लास को पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरा ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके देखिएगा और खुश मिजाज देखिएगा। खुश मिजाज मतलब खुश होकर के देखिएगा। सीखने की ललक होनी चाहिए, पढ़ने की ललक होनी चाहिए, तब आपको क्लास समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे सोचते रहेंगे, एकदम मन मार के बैठे रहेंगे, किसी के बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं क्लास, तो पता चला ना उधर ध्यान रहेगा ना इधर का समझ में आएगा ना उधर ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी बैठिए क्लास में एकदम कंसंट्रेट होके बैठिए। रोबा चाहे गई बा गवनवा जाही के पढ़ी, ठीक। तो क्यों आप हमको पढ़ना ही है, कैसे भी पढ़ना ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खुश होके पढ़िए, काहे डिप्रेशन लेके पढ़ना है, खुश होकर के पढ़ा कीजिए। देखिए, मनुष्य में पोषण के बारे में आज हमको डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में पोषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला अमीबा में पोषण पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। उसका रिवीजन इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि वो जो टॉपिक था बहुत सिंपल था, तो इसलिए इस क्लास में उसका रिवीजन नहीं करेंगे। देखिए, ये मनुष्य जो है ये भी जंतुओं में ही आता है। पृथ्वी पे सबसे बड़ा जानवर तो मनुष्य ही है। जैसे हम हैं, हम भी हैं और आप भी हैं, हम अकेले नहीं ना हैं, आप भी जानवर ही हैं, ठीक। तो जंतु जो होते हैं उन्हीं में पोषण के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। और जंतु में किसका? तो मनुष्य का, यानी ह्यूमन का। तो चलिए मनुष्य में पोषण के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जंतुओं में पोषण 5 चरण में 5 स्टेप में होता है। पहला हम बताए थे अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, फिर पाचन यानी कि डाइजेशन, फिर अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, फिर स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, और फिर बहिक्षेपण यानी कि इजेशन, ठीक। ये 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप में मनुष्य में या जंतुओं में पोषण होता है। तो वही मनुष्य में भी 5 चरणों में ही होगा। अब पहला चरण इसमें कैसे होता है उसी के बारे में हमको समझना है। पहला स्टेप क्या होता है पोषण का? तो पहला स्टेप होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ये अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण जिसको बोलते हैं इंजेशन। हेडिंग लगाइए इंजेशन, हमारे साथ साथ लिखिए, सॉरी INGESTION, ठीक। हमारे साथ साथ आप लिखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आने का तो हम समझाते हैं, तब समझिए, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाने में वैसे आसानी होता है। अब बाद में कहेंगे कि बाद में नोट्स बनाएंगे, तो बाद में बनाते रह जाएंगे, ना बनने से बनेगा ना ही हम बनाएंगे, असकत आ जाएंगे। इसीलिए हम पहले समझाते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं, बार बार बोलते हैं, ठीक। देखिए, ये अंतर्ग्रहण क्या है, इंजेशन क्या है? देखिए, अभी बच्चा जो है अंतर्ग्रहण कर रहा है, देख रहे हैं, ये लग रहा है पूरा एक के बार खा लेगा पूरा खाना, लेकिन 1 चम्मच इसके मुंह में डाला गया है बेचारे के। तो ये अंतर्ग्रहण कर रहा है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह में रखना। बस भोजन एगो रोटी तोड़ के और मुंह में रख लिए ना, तो ये क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया या इंजेशन हो गया। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, इसी से समझ में आता है अंतर्ग्रहण। अंतर मतलब अंदर और ग्रहण मतलब भोजन को लेना। तो भोजन को लेने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण है। और ये मनुष्य में कैसे होती है, ह्यूमन में कैसे होती है? तो ये मुख द्वारा होती है। तो मनुष्य में लिखिएगा, मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है, मनुष्य में अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख, चेहरा तेरा जब जब देखूं याद आए, छड़िए का नौना मत गाइए, मुख द्वारा होता है, ठीक। चेहरा तेरा, चलिए। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, मनुष्य में अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, मुंह द्वारा होता है। अब अंतर्ग्रहण हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। कैसे होता है? मुख द्वारा यानी मुंह द्वारा हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है जंतुओं में पोषण का, और वो होता है डाइजेशन। और मनुष्य में डाइजेशन इतना लंबा प्रोसेस है कि इसको हम कल तक कंटिन्यू करेंगे, कल तक इसको खत्म करेंगे डाइजेशन को, तब जाकर के अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। मनुष्य में जो डाइजेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बताते हैं अभी क्यों कॉम्प्लेक्स है। तो लिखिए पाचन। पाचन इस स्टेप के आगे आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? बहुत लंबा टॉपिक है पाचन, बहुत लंबा स्टेप है। इसको लिख लीजिए डाइजेशन, ठीक, डाइजेशन।
ये डाइजेशन जो है ये क्या है, तो भोजन को तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। हम बताए थे ना कि जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में ही तोड़ना क्या कहलाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। मतलब भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया, जटिल से सरल बनाना है, तो ये जो होता है पाचन होता है। अमीबा में तो अमीबा एंजाइम छिड़क दिया था, हो गया था पाचन। लेकिन हमारे अंदर हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन कैसे होता है, तो हमारे अंदर पाचन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पाया जाता है। अब ये क्या है, मतलब एक हमारे अंदर मशीन पाया जाता है भोजन को पचाने वाला, एक मशीन लगा हुआ है भोजन को पचाने के लिए। तो उस मशीन का इंजीनियरिंग हम समझेंगे, तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ह्यूमन में पाचन कैसे होता है। ये अगर हमको समझना है तो पहले समझना पड़ेगा ये मशीनों का डिजाइन कैसा है जो हमारे अंदर है, जो भोजन का पाचन कर रहा है, इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस मशीन का नाम है। क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। जो मशीन हमारे अंदर भोजन को पचाता है उसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब ये हमारे अंदर मशीन क्यों पाया जा रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स काहे हो गया पाचन। देखिए, हम जो है कुछ खा लेंगे, साग हो गया, साग पात हो गया, सब्जी खा लेंगे, कभी मटन खा लेंगे, कभी मुर्गा खा लेंगे, कुछ कुछ खाते रहते हैं। हम सर्वभक्षी हैं, मतलब सर्वाहारी हैं, कुछ भी खा लेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं हम क्या खा सकते हैं। ठीक, तो पाचन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, ये हमारे अंदर इसीलिए कॉम्प्लेक्स है कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है हम क्या खाएंगे। कभी साग पात खाएंगे, कभी मीट मुर्गा खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे। इसी वजह से हमारे अंदर पाचन जो है, डाइजेशन जो है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और हमारा शरीर भी बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में ज्यादा भोजन ग्रहण होता है, जिससे ज्यादा भोजन का पाचन करना पड़ता है। तो उसके लिए एक मशीन चाहिए। अमीबा कितनी भोजन ग्रहण करेगा, अमीबा एक तो दिखता नहीं है, अमीबा जो है ना, बनाए थे अमीबा, ये वो तो दिखता नहीं है नंगी आंखों से, तो कितना भोजन ग्रहण करेगा, ये वो बिंदु के समान, बहुत छोटा सा। तो उतने भोजन को पचाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भोजन करते हैं एक थरिया, तो एक थरिया पचाना पड़ेगा ना। तो अब उस भोजन के पाचन के लिए मशीन लगा हुआ है हमारे अंदर, और उस मशीन को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिखिएगा कि मनुष्य जो है सर्वाहारी प्राणी है, मनुष्य सर्वाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु है। इसलिए इसमें भोजन के पाचन के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अब ये पाचन तंत्र के हमारे अंदर दो भाग होते हैं। जैसे हम पंपिंग सेट चलाते हैं, जो खेत में सिंचाई करने वाला पंपिंग सेट चलाते हैं, तो एक उसमें इंजन होता है, एक पंखी होता है, दो गो पार्ट होता है। वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पचाने वाला मशीन है, उसका दो गो पार्ट है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा जो है पाचक ग्रंथियां है यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक, तो दो पार्ट से मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, दो भागों से मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र बना है। जो पचाने वाला मशीन है, दो भागों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र में क्या क्या आता है, तो लिखिएगा पाचन तंत्र जो है हमारा दो भागों से मिलकर के बना है। एक को बोलते हैं आहार नाल। अभी ये क्या है, अभी हम दिखाते हैं। आहार नाल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री वो नहीं रहता है, केनाल। ठीक, एलिमेंट्री केनाल।
अब दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे साथ साथ लिखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम इतना जल्दी जल्दी नहीं लिखते हैं, वैसे तो जब फास्ट लिखने पे आ जाए तो लिख ही देंगे, लेकिन राइटिंग वाइटिंग कौआ के टंगरी जैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये दो तरह के दो पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, एक आहार नाल एलिमेंट्री केनाल और एक पाचक ग्रंथियां, यानी कि जो पचाने वाली ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम का श्रावण करेंगी। एंजाइम मतलब लार और जैसे हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इन सब का जो श्रावण करेंगी, जो फैक्ट्री हैं, उन्हीं को बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए हम इमेज आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ये है एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल का मतलब कि मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक एगो हमारे अंदर पाइप लगा हुआ है, पाइप। उस पाइप को क्या बोलते हैं? उसी पाइप को बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। केनाल मतलब क्या होता है? देखिए एलिमेंट्री केनाल ये क्या है, तो ये मुंह से लेकर के और एनस तक यानी गुदा द्वार तक का एक पाइप है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल। समझ में आ गया? तो एक पाइप है जो कि हमारे मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक लगा हुआ है। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। आप देख रहे होंगे एनस लिखा होगा गुदा द्वार को, इस इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो का और देख सकते हैं। अब ये एलिमेंट्री केनाल जो है एगो बस कुछ नहीं है, मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक एक पाइप है। अब बिचवा में तनी तनी मुड़ा तुड़ा एकदम तनी मनी उसको अझुरा दिया गया, उलझा दिया गया बिचवा में। कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में उसको उलझा दिया गया, बस वही है। ठीक, तो पाइप ही है, बस जाके तनी पेट में तनी मनी उलझा दिया गया है और फिर एनस तक चला गया है पाइप। एक पाइप निकला है मुंह से हमारे और एनस तक गया है, बीच में तनी तनी बटुराया है, बस वही है हमारा एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल। अब आहार नाल कुछ देखने में रियलिटी में ऐसा दिखता है, इसी को बोलते हैं लेदा पचौनी। समझ रहे हैं? पचौनी है। पचौनी का मतलब कि जो खाना को पचाता है, यही मुर्गा उर्गा में से निकाल दिया जाता है, देखे होंगे। ठीक, तो ये है एलिमेंट्री केनाल जो कि किसी शरीर से बाहर निकाला गया है, तो ये एलिमेंट्री केनाल है। और आप देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आते हैं अभी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये लार ग्रंथियां, लार स्रावित करने वाले, लार बनाने वाले फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां बोलते हैं। ये हो गया लीवर, ये भी एंजाइम बनाता है, ये वैसे एंजाइम नहीं बनाता, हम बताएंगे पित्त रस बनाता है वैसे। ठीक, ये जो हो गया ये पैनक्रियाज हो गया यानी कि अग्नाशय हो गया। और ये जो हमारे पेट में कुछ होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां, तो ये जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में होती हैं। अब देखिए तो ग्रंथियां जो हैं ये क्या है और ये एलिमेंट्री केनाल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आहार नाल क्या है, तो मुख से, मनुष्य के मुख से, मनुष्य के मुख से गुदा द्वार तक, मनुष्य के मुख से गुदा द्वार तक क्या होता है? आहार नाल, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे पाइप नुमा स्ट्रक्चर, पाइप नुमा संरचना, संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। ये पाचक ग्रंथियां क्या है, अभी हम एलिमेंट्री केनाल का स्ट्रक्चर कल बनवाएंगे, कल हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे अच्छे से, तो हम वहाँ पे एलिमेंट्री केनाल का स्ट्रक्चर बना बना के एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में समझाएंगे। अब एक बार आज इमेज बनाए और एक बार काल बनाए तो ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा, इसलिए आज नहीं बनाएंगे। आप भी आज मत बनाइएगा, कल ही बनाइएगा। ठीक, तो देखिए पाचक ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ क्या हैं? तो पाचक एंजाइमों का
पाचक एंजाइमों को स्रावित करने वाले देखिए करने वाली ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। पाचक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, अब ये क्या है पाचक ग्रंथि? ग्रंथि का मतलब होता है ना, हमारे शरीर में ऐसे पार्ट होते हैं कुछ जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ लिक्विड टाइप का फेंकते रहेंगे हमेशा। स्रावित करने का मतलब फेंकते रहना, तो स्रावित करते रहेंगे। जैसे हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 3 लार ग्रंथियां इधर हैं, 3 लार ग्रंथियां इधर हैं, मतलब कि 3 जोड़ी हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां, 6 ठे लार ग्रंथि है। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं, अपने अंदर से लार निकालती रहती हैं, इसीलिए हम थूक पाते हैं। हम एक दिन में 1.5 लीटर हमारे अंदर लार बनता है। एगो बोतल लेके दिन भर थूकते रहेंगे तो 1.5 लीटर का बोतल भर जाएगा हमारे थूक से, समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर इतना लार बनता है। तो पाचक एंजाइमों को स्रावित करने वाली, मतलब कि जो भोजन के पाचन में एंजाइम जो सहायता करते हैं, जो लिक्विड हमें, जो केमिकल हमें भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उनको स्रावित करने वाली ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? उनको स्रावित करने वाली ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। जैसे मशीन में मोबिल काम करता है ना, वैसे यहाँ पे पाचक एंजाइम काम करता है पचाने में, समझ रहे हैं? तो ये पाचक एंजाइम को स्रावित करती हैं, इसीलिए इनको पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। अब आहार नाल के कुछ भाग आते हैं, कुछ पार्ट आते हैं, जिसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, कहे से कि ये 8 इसका वो है, 8 पार्ट में बटा हुआ है। चलिए लिखने का कोशिश करते हैं। पहला लिखते हैं मुख या मुख गुहा। ये दोनों अलग अलग हैं। मुख गुहा इसको बोलते हैं, माउथ है इसको बोलते हैं बकल कैविटी, इसको बोलते हैं। ठीक, देखिए मुख, इसको माउथ बोल दीजिए, माउथ, और बकल BUCCAL। हमको स्पेलिंग नहीं आता है बाबू, इसीलिए कहते हैं कि आप देख के लिखा कीजिए। बकल कैविटी CAVITY, बकल कैविटी। दूसरा पार्ट क्या है? इसके बाद आता है पार्ट जिसको बोलते हैं हम ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। अभी सबको हम बताएंगे कौन क्या है। फिर तीसरा पार्ट आता है आहार नाल में, तीसरा पार्ट एसोफेगस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं यार, भूल रहे हैं, ग्रसिका या खाद्य नली इसको बोलते हैं। ग्रसिका या खाद्य नली, ठीक, इसको बोलते हैं, या ग्रास नली भी बोल दिया जाता है। चौथा आपको दिख तो रहा है ना, चौथा लिखिए। लग रहा है कि पूरा बोर्ड ही दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया, अमाशय। अब क्या आता है? अमाशय। चौथा पार्ट हो गया अमाशय, जिसको हम पेट बोलते हैं। हम पेट बोलते हैं ना, पेट एक्चुअल में अमाशय को बोला जाता है। अभी समझ में आएगा आपको कि पेट पूरे को बोल देते हैं, पचौनी सहित सबको हम लोग पेट बोल देते हैं, लेकिन अमाशय को एक्चुअली में पेट बोला जाता है। तो अमाशय, उसके बाद आ गया छोटी आंत। छोटी आंत को ही हम पचौनी बोलते हैं, छोटी आंत। आगे भी जगह है, लिख सकते हैं। 6वां बड़ी आंत। अब एगो पार्ट बच रहा है, और वो क्या है? तो वो है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक पार्ट और 7वां, जो कि आपको अगर यहाँ पे लिखें तो नहीं दिखेगा। 7वां पार्ट क्या है? गुदा। और 8वां है गुदाद्वार। गुदाद्वार ही लिख लीजिए, वैसे बड़ी आंत का ही पार्ट होता है गुदा, तो गुदाद्वार ही बस लिख लीजिए। गुदाद्वार, गुदा नहीं, मलाशय उसको बोलते हैं, सॉरी, गुदाद्वार। ठीक, देखिए ग्रसनी को हम फेरिंग्स बोलते हैं।
फेरिंग्स, ठीक, सही तो है स्पेलिंग। उसके बाद खाद्य नली ओएसोफेगस। आप हमारे साथ साथ नोट कीजिए, अभी हम कुछ भी समझा नहीं रहे हैं। ओएसोफेगस, GUS, एसोफेगस, ठीक। आगे क्या है? अमाशय यानी कि स्टोमच। स्टोमच, छोटी आंत, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मीनिंग सही है ना स्पेलिंग? ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। और गुदा द्वार को क्या बोलते हैं? एनस, ए यानी US, एनस, ठीक। तो ये जो है 7 पार्ट हैं किसका? तो ये है आहार नाल का। एक 8वां भी था जिसको हम मुख या मुख गुहा एक के में लिखवा दिए हैं। ग्रंथि में क्या होता है? तो ग्रंथि में 3-4 ग्रंथियां आप लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। दूसरा को हम बोलते हैं लीवर या यकृत, यकृत या लीवर। इसको जिगर भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिगर, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, ठीक। जिगर मतलब लीवर, तो तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो, तो जिगर या लीवर। तीसरा क्या है? तीसरा है अग्नाशय, अग्नाशय। और चौथा क्या है? हमारे साथ साथ आप लिखिए, इसीलिए कुछ समझा नहीं रहे ना, तो हम लिखते लिखते भी समझाते। अग्नाशय, उसके बाद क्या है? आंत्र ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां। एक और होता है जिसको अभी हम बोले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि पेट में होता है, लेकिन आपके में इसको सेपरेटली नहीं दिया हुआ है। आंत्र ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज। और लीवर को क्या बोलते हैं? लीवर ही बोलते हैं। और लार ग्रंथि को तो स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पूरे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है बाबू? सब जो लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ये सभी चीजें हैं। हम एक एक करके हम आपको सीधा समझाते चलते हैं। देखिए, ये जो है, कहाँ गए यार? हाँ, ये हमारा मुंह है। जो हमारे मुंह में जो छेद है, जो जिस एंट्री हो रही है, जिस छेद के द्वारा एंट्री हो रही है, उसको हम बोलते हैं मुंह। लेकिन अंदर जो खलिका जगह है जहाँ में हम भोजन को रख देते हैं, जीभ पे भोजन को रख देते हैं, तो जीभ किस में है? तो ये बकल कैविटी में है, यानी मुख गुहा में है। कैविटी मतलब जगह, खाली जगह। जो खोड़ीला बोलते हैं ना, खोड़ीला मतलब कैविटी बन गया है। खोड़ीला मतलब खाली जगह ही बन गया है, कैविटी बन गया। तो कैविटी का मतलब खाली जगह। ऐसे ही हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है, जिसमें जीभ है या जिसमें हम भोजन को रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं, यानी कि मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख मतलब जिससे भोजन की एंट्री हो रही है, जो दरवाजा है जो है हमारे मुंह का, उस दरवाजे को क्या बोल रहे हैं? मुख बोल रहे हैं, यानी कि माउथ बोल रहे हैं। और जो इसमें अंदर जगह है, मुंह के अंदर जो जगह है, उस जगह को क्या बोल रहे हैं? बकल कैविटी बोल रहे हैं, यानी कि मुख गुहा बोल रहे हैं, ठीक। अब अगला आता है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा दिखता है? आपको दिख रहा होगा, देखिए। अब जैसे मुंह जो है यहाँ से अंदर जाएगा खाना, तो खाना अंदर जाने के लिए यहाँ पे नली होता है। और नली होता है तो जानते हैं क्या होता है? नकियों जाके मुंह में खुला होता है, और मुंह जाके भी यहीं पे खुला होता है, गटई में। मतलब यहाँ पे गले में ही, नाक भी जाके खुला होता है। नाक का जो सांस वाला छेद है वो कहाँ पे खुला होता है? गले में। और ये मुंह वाला छेद भी जाकर के गले में खुला होता है। आप देख सकते हैं इमेज में, जरा मत जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे पीछे रहेंगे तो आपको दिखेगा, थोड़ा लग रहा है, ठीक। तो दोनों जो है एक ही में जाके खुलते हैं। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग जहाँ पे रास्ता होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं, यानी कि फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये हो गया फेरिंग्स हमारा, ठीक।
फेरिंग्स हमारा ये हो गया, यहीं पे होता है, आप देखे होंगे। तो एक जो सांस का नली है वो तो फेफड़ा में चला जाएगा, जो खाना वाला नली है वो पीछे से पेट में चला जाता है। जो हमको दिखाई देता है क्या है, सांस वाला नली है, इसके पीछे खाना वाला नली है। तो 2 नली यहाँ से गया होता है हमारे गले से, ठीक। तो पहले जो खाना वाला नली है उसको क्या बोलते हैं, जो खाना वाला नली आगे चल के डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं एसोफेगस, यानी कि ग्रसिका या खाद्य नली, यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक, अमाशय तक होता है। तो इसको खाद्य नली बोलते हैं। ग्रसनी से लेकर अमाशय तक जो पाइप होता है उसको खाद्य नली यानी कि ग्रसिका बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। आगे चलिए, आगे अमाशय यानी हमारा पेट, जो स्टमक है जो जे शेप का होता है। स्टमक हमारा कैसा है, जे शेप का, हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं, जे शेप का। तो हमारा जो अमाशय स्टमक है जो कैसा दिख रहा है, जे शेप का दिख रहा है। इसी में खाना आकर के, जैसे हम मुंह से खाना निकलते हैं ना, उस नली के रास्ते जो अभी दिखा है एसोफेगस, इस नली के रास्ते आकर के पेट में रुक जाता है, यहीं पे आके रुकता है, यहीं पे पचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं पे आता है। तो स्टमक हो गया। आगे चलिए, छोटी आंत। छोटी आंत जो आपको इसमें हरे कलर की दिख रही है, इस इमेज में लेबलिंग मत देखिएगा, थोड़ा सा लेबलिंग इसमें गलत हो गया है, तो लेबलिंग देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो हरे कलर का दिख रहा है वो क्या है, छोटी आंत है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। देख रहे हैं कितना गुजुर मुजुर है, मतलब कि एकदम लपटाया हुआ है। तो ये जो छोटी आंत है ये स्मॉल इंटेस्टाइन हरे कलर का इसमें आपको दिख रहा है। फिर आइए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो चारों ओर से दिख रहा है, जो लग रहा है कि घेरा हुआ है, एक कमरा बनाया हुआ है, जो छोटी आंत को घेरा हुआ है उसको लार्ज इंटेस्टाइन। मोटा आंत है इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जा रहा है। अब पतला आंत था इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक। तो बड़ी आंत क्या है, जो मोटा आंत है उसको क्या बोल रहे हैं, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आगे चलिए, जो नीचे बड़ी आंत का एंड देख रहा है उसको बोलते हैं एनस। आपको लेबलिंग भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम करके देखिए, ठीक। तो जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे क्या दिख रहा है, एनस दिख रहा है। तो ये जो है हमारा 7 पार्ट जो होता है खत्म होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं इसके बारे में हम समझ लिए। आगे चलिए, देखिए आगे आगे कहाँ गया यार, हाँ ये देखिए, ये लार ग्रंथि। ग्रंथियों में क्या पहला है, लार ग्रंथि। एक यहाँ पे कान के पास एक लार ग्रंथि होता है, एक कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। 3 जोड़ी, 3 इधर होते हैं और 3 इधर ऐसे ही होते हैं, कान के पास एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 3-3 करके दोनों तरफ होते हैं, यानी 3 जोड़ी में होते हैं। और पूछेगा कौ संख्या में, तो 6 गो, मतलब हमारे मुंह के अंदर 6 लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। आगे चलिए, आगे नीचे जाएंगे तो एकदम जस्ट पेट के पास, स्टमक के पास हमारा क्या होता है, लिवर होता है, जिगर होता है, जिगर का टुकड़ा होता है, जिगर होता है, पूरा टुकड़ा नहीं होता है, पूरा पूरा जिगर होता है, ठीक। तो ये जिगर यानी लीवर होता है हमारा, पेट के जस्ट बगल में होता है, अमाशय के जस्ट बगल। और लीवर के जस्ट ठीक सामने होता है पैनक्रियाज। देख रहे हैं, लग रहा है मकई का हो रहा है पैनक्रियाज, जो पीला कलर का दिख रहा है मकई का हो रहा है जैसे दिख रहा है, उसी को बोलते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो 3 ग्रंथि के बारे में हम समझ लिए, लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियाज। लीवर के जस्ट देखिए, लीवर इधर रहता है, आपको दिख ही नहीं रहा है। लीवर जो है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लीवर अभी हम दिखाएंगे तो देख लीजिएगा किधर रहता है। लीवर के जस्ट सामने क्या रहता है, पैनक्रियाज रहता है। आगे चलिए, आगे आप देखेंगे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, तो जठर ग्रंथियां होती हैं, यानी हमारे पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक। और इंटेस्टाइन के अंदर भी, हमारे छोटी आंत के अंदर भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि आंत्र रस स्रावित करती हैं, आंत में कुछ एंजाइम छोड़ती हैं, उनको आंत्र रस बोला जाता है। तो ये सभी चीजें हमारे अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। इतने पार्ट पुर्जे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, ठीक। तो आशा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पुर्जे आपको समझ में आ गए। कितने पार्ट होते हैं इसके, आहार नाल के 7 पार्ट याद कर सकते हैं, मुख या मुख गुहा। दूसरा ग्रसनी, देखिए मुख या मुख गुहा, मुंह मतलब छेद, मुख गुहा मतलब जो अंदरवा रखा हुआ है खलिका जगह। उसके बाद ग्रसनी यानी ये वो कुप्पी है जो उनकी दोनों को सांस को और भोजन को रोक रही है, और कुप्पी से 2 नली निकला हुआ है, एक नली सांस में चला जाएगा और एक नली भोजन को लेके जाएगा। भोजन वाला नली पीछे है, उस नली या भोजन वाले नली को बोलते हैं एसोफेगस, यानी कि
ग्रसिका यानी कि खाद्य नली, खाना जिससे जाएगा खाद्य नली या ग्रसिका या एसोफेगस। ठीक, उसके बाद एसोफेगस के जस्ट बाद यहाँ पे आता है क्या, हमारा आमाशय आता है यानी कि स्टमक आता है, स्टमक। ठीक, कहाँ गया स्टमक, स्टमक आता है। स्टमक जस्ट बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है जो कि हरे कलर का दिख रहा है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाउंड्री पे लगा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, यानी कि गुदा द्वार बोलते हैं। आगे चलिए, आगे हम क्या पढ़ाए हैं, तो हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ाए हैं। लार ग्रंथियां हमारे मुंह में, तीन इधर लार ग्रंथियां होती है, तीन इधर, यानी कि 3 जोड़ी में होती हैं, संख्या में 6 लार ग्रंथियां होती हैं। आगे तो यहाँ पे होता है हमारा यकृत। यकृत कितना होता है, तो यकृत एगो होता है, इन्हें कहिएगा यकृत दूगो होता है। यकृत या लीवर या जिगर एक ही होता है, तो यकृत हमारा क्या होता है, एक होता है। उसके बाद यकृत के जस्ट सामने होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम अग्नाशय बोलते हैं। इसी के बीटा कोशिका के खराब हो जाने से क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, काम न करने की वजह से। वैसे समझेंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आंत्र ग्रंथियां, हमारे छोटी आंत के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि आंत्र रस का स्राव करती है, मतलब वो भी एंजाइम का ही स्राव करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंत्र ग्रंथियां बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्री केनाल के पार्ट हो गए। आपको यहाँ से कुछ नहीं याद करना है, अपने शरीर पे समझते जाइएगा, याद करते जाइएगा, बस इमेज याद होना चाहिए और नाम याद होना चाहिए, बस इतना है। उसके बाद आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे जाते हुए अरेंज कर दीजिए, हो गया। और आप ऐसे भी लिखेंगे, इधर उधर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस 7 वो पार्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले शुरू होता है हमारा मुंह। हमारा मुंह क्या शुरू होता है, हमारा मुंह। तो चलिए पहले हम मुंह के बारे में समझते हैं, फिर बकल कैविटी के बारे में समझेंगे, और फिर आएगा हमारा दांत, और दांत को पढ़ करके हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे। चलिए, इसको अगर आप नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक, हेडिंग लगाइए क्या, मुख। क्या लगाएंगे, हेडिंग मुख। तो यह आहार नाल का प्रथम भाग है, यह आहार नाल का प्रथम भाग है, जो आहार नाल का द्वार का भी काम करता है, यानी कि गेट का भी काम करता है। यह आहार नाल के प्रथम भाग है जो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलने का मतलब देखिए, एक एक हेडिंग डाल करके हम लिखेंगे भी, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं। मुख, जिसको हम बोलते हैं माउथ, क्या बंद करना पड़ता है हमको, कैसे कि सूख जाता है तो चलता नहीं है। मुख, यह आहार नाल के, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री के नाल, जो हमारे अंदर पाइप लगा हुआ है, उसी पाइपों में हमारा भोजन का पाचन होता है। तो यह आहार नाल के प्रथम भाग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम भाग आहार नाल का प्रथम भाग है, लिख लीजिए। आहार नाल का प्रथम भाग है जो हमारा मुख, जो हमारा गेट है, मुंह वाला गेट, कहाँ खुल रहा है, बकल कैविटी में, यानी मुख गुहा में, जो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। दरवाजा हमारा मुंह का कहाँ खुल रहा है, मुख गुहा में खुल रहा है। फिर मुख गुहा यानी बकल कैविटी हेडिंग लगाइए। दूसरा हेडिंग क्या लगाएंगे, बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। इसी में मुख गुहा और मुख एक ही में लिखे थे वैसे, लेकिन इसी में अब नंबरिंग मत कीजिए, यहाँ पे मुख गुहा बस हेडिंग लगा लीजिए। मुख गुहा, मुख गुहा को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी हम इसको बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है, बकल कैविटी क्या है बाबू, तो मुख के ठीक बाद जो खाली स्थान होता है, जो हमारा मुंह है उसके ठीक बाद जो खाली स्थान होता है उसको हम मुख गुहा बोलते हैं। ठीक, मुख के ठीक बाद
दोनों जबड़ों के बीच का भाग मुख गुहा कहलाता है। देखिए एगो है हमारा जबड़ा, ऐसे खींच देंगे तो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। एगो ऊपर वाला जबड़ा, ये दोनों जबड़वा के बीच तो ही है मुख गुहा। तो मुख गुहा दोनों जबड़ों के बीच का भाग मुख गुहा कहलाता है, जिसके आधार भाग पर देख लीजिए, आधार भाग पर जीव जिसको बोलते हैं जिह्वा, क्या करती है, रहती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कैसे हम कहते हैं चाउमीन बड़ी टेस्टी था, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं के वजह से स्वाद कलिकाएं मतलब कुछ रिसेप्टर होते हैं, उसी के जैसे सेंसर लगा होता है ना गेट पे, तो जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सेंसर, तो बल्ब जल जाता है। वैसे ही हमारे जीभ पे सेंसर लगा हुआ है, भोजन को चखने वाला सेंसर। तो वही चखने वाला सेंसर जो है उसी को हम स्वाद कलिकाएं बोल रहे हैं। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ काम क्या करता है, तो जीभ भोजन को मुख में गति कराता है, जिससे क्या होता है, जिससे भोजन में लाश लिखना है यार, लार पूरी अच्छे तरीके से मिल जाता है। मिलकर भोजन को नम बनाता है। ठीक। अब हमारे बक्कल कैविटी के अंदर मुख गुहा जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो मुख गुहा के अंदर हमारे 32 दांत होते हैं, 32 होते हैं। अब इन 32 के बारे में भी समझना है कि नहीं, तो 32 के बारे में समझेंगे। चलिए देखिए, जो हमारा मुख गुहा है, कितना देर आप पढ़ चुके हैं, 37 मिनट। चलिए मुख गुहा के बाद अब 32 के बारे में पढ़ते हैं। लिखिएगा दांत हेडिंग लगाइएगा, दांत। तिथ, TEETH, तिथ, तो बचपन में याद किए थे इसीलिए याद है, नहीं तो नहीं याद रहता है हमको। अंग्रेजी का स्पेलिंग नहीं याद रहता है, क्या करें, गड़बड़ा जाता है। अंग्रेजी बस डुगुरता है, दौड़ नहीं पाता है हमारा अंग्रेजी, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी अपने मन से लिखा कीजिए। हमारे मुंह के अंदर 16 जोड़ी दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में ऊपर और नीचे दांत पाए जाते हैं। हमारे मुख गुहा में दोनों जबड़ों में दांत मिलाकर 32 दांत पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में कितना होता है, जब दूध का दांत आ जाता है, तो जब दूध का दांत आ जाता है छोटे बच्चों में, तो 20 दांत दूध का जमता है, उससे ज़्यादा नहीं दांत होते हैं, ठीक। देखिए अगला इसमें क्या लिखेंगे, मनुष्य के दांत जो होते हैं गर्त दंती होते हैं। अभी समझाते हैं, आप लिखते जाइए बस। मनुष्य, आज जानते हैं, आज हम ज़्यादा लिखवा रहे हैं। मनुष्य के दांत गर्त दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं। और क्या लिखेंगे, मनुष्य के दांत और क्या होते हैं, तो मनुष्य के दांत
द्विबार दंती होते हैं। आप भी इसे डैश करके लिख सकते हैं, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा। द्विबार दंती, द्विबार दंती होते हैं। फिर मनुष्य के दांत विषम दंती भी होते हैं, विषम दंती, विषम दंती होते हैं। अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझाते हैं, फिर हम आपको दांत के प्रकार के बारे में। देखिए जो दांत है हमारा गर्त दंती होता है, मतलब कि जबड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है, गर्त में धंसा हुआ होता है, इसीलिए गढ़ा में धंसा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि मनुष्य के दांत गर्त दंती होते हैं, मतलब कि जबड़ों में धंसे हुए हैं। नहीं धंसते तो ऐसे हिलता डुलता दंतवा, जब खाते रोटी ना ऐसे पता चलता दंतवा आगे मुड़ गया कभी पीछे मुड़ गया, तो इसीलिए धंसे होते हैं। ठीक, क्योंकि मुड़ ना सके, अच्छे से धंसे होते हैं। तो गर्त दंती यानी नीचे तक धंसे हुए थे जबड़े में। मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, मतलब कि मनुष्य के जीवन में, पूरे जीवन काल में 2 बार मनुष्य के दांत आते हैं, एक दूध का दांत और एक परमानेंट दांत आता है, ठीक, एडल्ट होने पे। तो इसीलिए द्विबार दंती है मनुष्य का दांत, मतलब कि पूरे जीवन में 2 बार ही आता है, 2 बार ही उगता है। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब ये होता है कि मनुष्य के जितने भी दांत हैं वो उनका सब अलग अलग मतलब तरह के हैं, सब अलग अलग तरह के हैं। जैसे आगे वाला देखेंगे पतले पतले एकदम नुकीले दांत होते हैं, और पीछे देखेंगे एकदम चौड़े चौड़े दांत होते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के दांत मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये विषम दंती है। ठीक, तो विषम दंती का मतलब यही होता है। चलिए अब हम दांत के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग हम लगाते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, ये विषम हैं यानी कि कई प्रकार के हैं, तो ये कितने प्रकार के हैं? तो ये कुल 4 प्रकार के हैं। कौन सा? पहला है कृंतक, कृंतक कुतरने वाला कृंतक। दूसरा, ये तो चूहा का काम है लेकिन आप लोग भी कभी कभी करते हैं, कृंतक। रदनक, रदनक। फिर क्या होता है? अग्रचवड़क, दिख तो रहा है ना आपको, अग्रचवड़क, अग्रचवड़क। फिर क्या होता है? चवड़क। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले लोग सुन लीजिए। देखिए, कृंतक को बोलते हैं इंसिजर, INCI YSOR, ठीक, इंसिजर। सीजर मतलब क्या होता है? कैंची, वैसे ही समझिएगा। रदनक, रदनक को हम बोलते हैं केनाइन, CANINE, केनाइन। और इसको अग्रचवड़क को बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। फिर क्या होता है? हम दांत का स्ट्रक्चर तो आपके में लगाए ही नहीं, स्लाइड में भूल गए हैं, चलिए छोड़िए, हम समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चवड़क, चवड़क को हम बोलते हैं मोलर। मोलर, ठीक, वैसे अब जो दंतवा चियारी है वो है थोड़ा सा, वो हेल्प कर देगा। जैसे में ये देखिए, ये हमारा ऊपर दांत होता है, नीचे होता है, दोनों में ऊपर 16 होता है, नीचे 16 होता है। ये कृंतक और रदनक और ये अग्रचवड़क, चवड़क। देखिए इसके बारे में हम नहीं लिखवाएंगे कि कौन क्या काम करता है, कैसे कि आपके सिलेबस में भी नहीं है और इतना डिटेल से दिया भी नहीं है कितना कितना होता है। वैसे हम दांत सूत्र भी बताएंगे आपको। देखिए, कृंतक जो होता है कुतरने का काम करता है, किसी भी चीज को काटना है तो हमारा कृंतक, आगे वाले जो 4 दांत हैं ऊपर और 4 दांत नीचे, ये कृंतक का काम करते हैं, मतलब काटने का काम करते हैं। सेव काटना है, सेव खाना है, तो पहले क्या करेंगे? उसमें से कुछ पार्ट काटेंगे, तो काटने के लिए क्या काम करता है? कृंतक। और कृंतक को ऐसे याद रखिएगा, कृंतक को बोलते हैं इंसिजर। सीजर मतलब होता है कैंची, मतलब किसी चीज को काटना है, छोटा सा टुकड़ा काटना है उसका, तो सीजर लगाएंगे यानी कैंची लगाएंगे, यानी कृंतक लगाएंगे। समझ में आया? तो कृंतक से हम किसी चीज को काटते हैं। रदनक, रदनक मतलब केनाइन, केनाइन का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ने वाला। अब मान लीजिए सेव खा रहे हैं तो उसको फाड़ना पड़ेगा, तो उसको फाड़ने के लिए क्या होता है? रदनक होता है। ये नुकीले दांत जो है ये रदनक है। फिर अग्रचवड़क, अग्रचवड़क मतलब तनी तनी चबाने वाला चीज है, मतलब कोई चीज है जो थोड़ा थोड़ा चबाना है, तो उसको चबाने के लिए क्या चाहिए? अग्रचवड़क यानी प्रीमोलर। फिर एकदम अंदर जाएंगे तो एकदम चौड़े चौड़े दांत हैं, उन चौड़े चौड़े दांतों को हम क्या बोलते हैं? चवड़क। और चवड़क क्या करते हैं? पूरा चबाते हैं, पीसते हैं भोजन को, ठीक। तो पीसने का काम मोलर यानी कि चवड़क।
तो अब समझिए, पहले अपने दांत पे उंगली रख रख के समझिएगा। देखिए ऊपर वाले जबड़े में देखेंगे तो 4 दांत आगे के, यहाँ से देखिए 4 दांत, 2 हमारा निकला हुआ है और 2 ऐसे सिंपल है। ठीक, थोड़ा सा फोन आ गया था। देखिए हमारा जो दांत है ये आगे का 4, इसमें देखेंगे ये 2 और ये 2 मिलकर के 4, तो ये क्या है, ये कृंतक है, काटने वाला है। ऊपर वाले दांत से समझिएगा, 4 आगे का काटने वाला यानी कृंतक। इसके बाद देखिएगा तो बहुत चोक दांत होंगे, सब बहुत नुकीले दांत होंगे। उन नुकीले 2 दांतों को क्या बोला जाता है, उनको रदनक बोला जाता है, यानी कि केनाइन बोला जाता है। तो 4 इंसीजर 2 केनाइन। उसके बाद जाइएगा तो 2 इधर और 2 इधर मिलकर के 4, तो 4 ऊपर वाले और दांत क्या हो गए, उनको बोलते हैं अग्रचौड़क यानी प्रीमोलर। कैसे कि थोड़े थोड़े चौड़े हो जाते हैं। देखिए नुकीला दांत के बाद जो भी 2 दांत है वो थोड़े थोड़े चौड़े हैं, तो उन चौड़े दांतों को हम क्या बोलते हैं, अग्रचौड़क यानी कि प्रीमोलर। मोलर के पहले वाले हैं, चबाने वाले दांत के पहले वाले हैं। देखिए एकदम पीछे से आएंगे तो पीछे से 3 गो दांत इधर का और 3 गो दांत इधर का, मतलब 6 दांत। ऊपर वाले जबड़े में 3 दांत इधर का, 3 दांत इधर का, ऐसे देखेंगे तो ठीक। तो 3 दांत इधर का, 3 दांत इधर का मिला करके चवड़क यानी मोलर। तो चवड़क के जस्ट पहले क्या है, तो चवड़क के जस्ट पहले प्री मोलर है। देखिए हम बना देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं जिससे कि समझ में आएगा। ये हमारा जबड़ा है, इसमें ऐसे लगा हुआ है 1 और 2 दांत। ये क्या है, ये 4 दांत। 4 दांत हमारा क्या है, तो ये 4 दांत हमारा जो है ये इंसीजर है यानी कि कृंतक है। फिर 2 दांत थोड़े थोड़े चोक हैं। चोक का मतलब समझते हैं, नुकीले हैं, नुकीले दांत है। वैसे तो हम बनाएंगे तो राक्षस का दांत बना देंगे, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये 2 दांत जो है थोड़े नुकीले हैं, इसलिए इनको केनाइन बोल रहे हैं यानी कि रदनक बोल रहे हैं। फिर आगे चलकर देखेंगे तो थोड़े चौड़े चौड़े दांत आ जाएंगे, थोड़े चौड़े चौड़े 2 दांत आएंगे, इधर 2 और इधर 2, इधर 2 इधर 2। तो इन चारों दांतों को बोला जाता है क्या, तो इन चारों दांतों को बोला जाता है अग्रचवड़क प्रीमोलर। और इसके बाद हमारे पास 3 बहुत चौड़े चौड़े दांत होते हैं, 3 चौड़े चौड़े दांत होते हैं। हम बना देते हैं थोड़ा चौड़ा चौड़ा ही, चौड़े चौड़े और 3 दांत होते हैं इधर, जिसको हम नीला से भी बना रहे हैं, बड़े बड़े दांत बना रहे हैं। ये क्या है, ये जो है ये मोलर है। यहाँ पे देखिएगा तो ये मोलर है, ये मोलर है। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो एक बार और लिख लेते हैं, हम लिख ही लेते हैं। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे इंसीजर। इंसीजर आई से बस ऐसे लिख देते हैं, आई से इंसीजर। ये जो है ये इन दोनों को क्या बोलेंगे, इसको और इसको केनाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, केनाइन बोलेंगे। ये जो है ये दोनों दांत, ये दोनों दांत मतलब 4 दांत, ये क्या है, प्रीमोलर है, प्रीमोलर पीएम लिख देते हैं। ये क्या है, ये 3 इधर और 3 इधर, 6 दांत मिलकर के मोलर हैं यानी कि चबाने वाले दांत हैं। तो हमारे अंदर एक जबड़े में केनाइन की संख्या कितनी है, इंसीजर की संख्या कितनी है, केनाइन की संख्या कितनी है। ठीक, एक जबड़े में इंसीजर की संख्या कितनी है, केनाइन की संख्या कितनी है, प्रीमोलर की संख्या कितनी है और मोलर की संख्या कितनी है, आप लिख करके देखिए। तो इंसीजर हमारे एक जबड़े में कितना है, इंसीजर हमारे एक जबड़े में 4 है। फिर केनाइन देखेंगे एक जबड़े में 2 है, 1 और 1 2। फिर प्रीमोलर देखेंगे तो 2 इधर मिलकर के 4। ठीक, फिर देखेंगे मोलर, तो मोलर जो है ये कितना है, तो ये है हमारे पास 6, 3 इधर 3 इधर 6। तो 42 46 पूरे दांत का सूत्र है, पूरे एक जबड़े के दांत का सूत्र है, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है। कहें अब क्या करते हैं हम, देखिए कहते हैं यहां से अगर हम इस दांत के जबड़े को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अभी भी इधर भी जितना है इधर भी उतना ही है, मतलब सिमिलर है, दोनों तरफ क्या है, सिमिलर है। ठीक, इक्वल है। तो इधर देखेंगे तो अब इंसीजर इधर 2 हो गया, फिर केनाइन 1 हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया। ऐसे इधर देखेंगे 2 इंसीजर इधर था, 2 इंसीजर इधर, 1 केनाइन उधर था, 1 केनाइन इधर आ गया।
दो प्रीमोलर इधर था, 2 प्रीमोलर इधर है, और 3 मोलर इधर भी था, 3 मोलर इधर भी है, दोनों तरफ बराबर दांत आ गए। तो अब हम आधे जबड़े के लिए सूत्र लिखते हैं। आधे जबड़े के लिए कैसे लिखते हैं, देखिए ICPM, यानी कि इंसीजर केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। ये ऊपर वाले जबड़े के लिए इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर, और नीचे वाले जबड़े के लिए इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। इसको क्या करते हैं, आधे जबड़े वाला लिख लेंगे। देखिए आधे जबड़े में देखेंगे तो क्या होगा, इंसीजर आधे जबड़े में इधर बस देखिए आधे जबड़े में इंसीजर दो लिख दीजिए। केनाइन एक ही मिलेगा, नुकीला दांत ये आधा जबड़ा में एक ही मिलेगा, एक, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद प्रीमोलर 2 है, ठीक। प्रीमोलर आधे जबड़े में 2 है, और मोलर कितना है, 3 है, तो 21, 23। और फिर नीचे वाले जबड़े में भी वैसे ही सेम दांत होता है, नीचे वाले में भी सेम दांत होते हैं, तो नीचे वाले में भी वही हो जाएगा, आधे जबड़े में 21, 23। और जो हमको अगर पूरे जबड़े के दांत का सूत्र लिखना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे पूरे को। आई 2 का गुणा का मतलब बस ऊपर नहीं नीचे भी है, समझ में आया। तो ये नहीं कीजिएगा कि 2 का गुणा बस ऊपर कर दीजिएगा। तो ये जो है ये दांत का सूत्र निकल के चला आता है। यही सूत्र जो है दांत का है। वैसे दांत का सूत्र आप में पूछा नहीं जाता है, बस पूछा जाएगा कि कौन दांत क्या काम करता है। कृंतक काटने का, रदनक फाड़ने का, अग्रचवड़क चबाने का, चवड़क भी चबाने का ही काम करता है, ठीक। बस इतना ही, पीसने का, भोजन को पीसने का काम चवड़क करता है। अब बच्चों में जो होता है, दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं, 20 पूरा ऊपर नीचे मिला के पूरा 20, यानी कि 10 ऊपर 10 को नीचे। अब कम क्या होता है, तो देखिए उसमें 2102 बटा 2102 आता है, 2102 बटा 2102 सूत्र होता है उन सब के दांत का, और गुणे 2। इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि इंसीजर 2 है, ठीक है, ये केनाइन भी 1 है, इसमें भी ठीक है। ये जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर गायब है, प्रीमोलर छोटे बच्चों में 1 भी नहीं होता है। और मोलर क्या कमी कितना है, मोलर जो है 1 कम है, प्रीमोलर कितना नहीं है, 0 है, यानी 1 भी नहीं है, दोनों प्रीमोलर ही नहीं है। ऊपर वाले जबड़े में यानी चारों प्रीमोलर नहीं होता है। फिर मोलर में क्या होता है, मोलर में 1 की कमी होती है, ठीक। तो ये हो गया छोटे बच्चों के दांत का सूत्र। यहाँ से आप 2102 बटा 2102 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये सूत्र आपको याद नहीं करना है, हम पहले बता दे रहे हैं। अगर ये नहीं समझ में आया इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, बस हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें समझाए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब ये हम समझ गए दांत के बारे में। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से कि लेक्चर जो है लंबा हो गया। और अभी हमको समझना है लार ग्रंथि के बारे में, एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम, इन्हीं के बारे में। एमाइलेज और टाइलिन सब एक है, ठीक। वैसे हम पढ़ाएंगे तो सब समझाएंगे। तो इसी के बारे में हमको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। फिर आगे पेट में भोजन को पचाएंगे, आगे ले जा करके, मतलब कल पूरा पाचन कंप्लीट कर देंगे। कल कैसे भी पाचन को कंप्लीट कर देना हम सोचेंगे तो पोषण भी कंप्लीट कर देंगे, भले लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।